हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म करेक्ट क्रैक हब पर। मैं विकास मिश्रा हिस्ट्री या इतिहास का एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, गवर्नर जनरल वायस राय, और ये रहा पार्ट नंबर 3। मतलब इसके 2 पार्ट पहले ही अपलोडेड हैं और ये तीसरा पार्ट है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसको 3 पार्ट में क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, जिससे कि आपके सामने इसकी सारी चीज़ें आ सकें। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं वहाँ पर अगर जो हिस्ट्री आती है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। और देखिए, साथ साथ में हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं, कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे, और साथ साथ में ट्रिक भी देखेंगे। ट्रिक इसलिए कि आपको चीजें याद हो जाएं, तो ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि वॉइस राय ऑफ इंडिया, आपने अगर जो पहले 2 वीडियोस देखे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि 1773 में एक कानून बनाया गया था, जिससे क्या किया गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके पद का सृजन किया गया या उसकी पोस्ट बनाई गई। फिर 1833 में, ठीक है, तो एक तो कानून कब बना था, 1773 में, दूसरा कानून बना 1833 में, और तीसरा कानून बना है 1858 में। तो 1773 का जो कानून था उसके जरिए जो है बंगाल में गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो बनाया गया। 1833 में वही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1858 में जो कानून बना है उसके बाद जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको क्या कहा जाने लगा, वायस राय ऑफ इंडिया, या यहां पर मैं आपको हिंदी में लिखे दे रहा हूं, भारत का वायस राय। ठीक है, तो भारत का वॉयस राय। तो आज हम लोग भारत के वॉयस राय के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कौन कौन से वॉयस राय हैं। तो एक ये मैंने लाइन लिखी है आपके लिए, ठीक है, हालांकि ये ट्रिक है, ठीक है, और ये ट्रिक जो है आपको यूट्यूब पर मिल भी जाएगी, गूगल पर भी मिल जाएगी। तो आपको मैं पहले से ही बता दूं, ये जो ट्रिक है ये मेरी नहीं है, ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रिक सीधी सी बात है, हम लोग कॉन्सेप्ट में यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग खाली ट्रिक बनाने के लिए ही मेहनत करते हैं, तो इसका पूरा पूरा जो क्रेडिट है जिसने भी बनाया है उसको जाता है, लेकिन हमको यहाँ पर याद करने से मतलब है। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, ये मैंने देखो लिख दिया है, सेंट्रल का मतलब कैनिंग, ऐसे ऐसे करके लिख दिया है। तो एक बार ये लाइन आप पढ़ो, एक लाइन पढ़ो जला। सेंट्रल सेंट्रल ईस्ट जेल में, ठीक है, सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन रिपन। ठीक, सेंट्रल ईस्ट जेल है कोई, उसमें लिटन और रिपन नहीं है। लिटन और रिपन नाम के 2 समझ लीजिए इंसान हैं, वो सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है। ठीक, दूसरी लाइन देखो क्या क्या कह रही है कि दिल्ली सीएम हैज क्राइड विदाउट लॉ विदाउट मिनिस्ट्री। हमको पता है कि भाई दिल्ली का जो सीएम है वो सबसे कमजोर है, ठीक, तो इस वजह से दिल्ली का सीएम ऑल टाइम रोता रहता है, क्राई करता रहता है, किसकी वजह से, विदाउट लॉ विदाउट मिनिस्ट्री। विदाउट लॉ कोई कानून भी नहीं है, विदाउट मिनिस्ट्री कोई मंत्रालय भी उसके पास नहीं है, तो इस वजह से हमेशा वो रोता रहता है। तो एक बार फिर से देखो, सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन रिपन, सेंट्रल ईस्ट जेल है कोई, उसमें नहीं है लिटन रिपन। और दिल्ली सीएम हैज क्राइड, दिल्ली सीएम रोता रहता है, हैज क्राइड विदाउट लॉ विदाउट मिनिस्ट्री। अब अगर ये लाइन 2-3 बार आप बोल के देख लेना, सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन रिपन, दिल्ली सीएम हैज क्राइड विदाउट लॉ विदाउट मिनिस्ट्री, और आपके सारे वॉयस राय तैयार हो जाएंगे। आप बस ये ध्यान देना, दिल्ली को DLE ये लिखा गया है, ये वाला हम लोग यूज करेंगे ट्रिक में, और क्राइड के लिए क्या लिखा गया है, CRI। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखते हैं आगे ट्रिक क्या है। तो देखो, सेंट्रल ईस्ट जेल में तो सेंट्रल, सेंट्रल से सी है ना, सी, तो इससे बनाओ कैनिंग, सेंट्रल कैनिंग। ईस्ट जेल में तो ईस्ट, एल्गिन, ई फॉर ईस्ट, ई फॉर एल्गिन। जेल में तो जे है ना, तो जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। सेंट्रल ईस्ट जेल में तो में मायो, में मायो, में मायो। सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं, तो नहीं का क्या होगा, नहीं नॉर्थ ब्रुक, ने एन एन याद कर लो, नहीं नॉर्थ ब्रुक। और लिटन और रिपन, तो लिटन का पूरा पूरा लिटन और रिपन। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो, दिल्ली सीएम हैज क्राइड,
ठीक है, विदाउट लॉ विदाउट मिनिस्ट्री। तो दिल्ली को हमने कहा था कैसे लिखोगे, DLE लिखोगे, तो DLE दिल्ली। तो D फॉर डफरिन, D फॉर डफरिन, L फॉर लैंसडाउन, ठीक है, और DLE, E फॉर एल्गिन। अब देखो एल्गिन एक बार पहले भी आ चुके हैं ईस्ट में, एल्गिन फर्स्ट, तो ये एल्गिन सेकंड है, ठीक है, एल्गिन सेकंड। और उसके बाद देखो दिल्ली सीएम, दिल्ली सीएम, तो सी, फिर से सी आया, करजन, ठीक है, सी फॉर करजन, CM, M है तो M फॉर मिंटो, क्योंकि एक मिंटो पहले भी आ चुके हैं तो वो मिंटो फर्स्ट है, ये मिंटो सेकंड है। दिल्ली सीएम हैज H है, हार्डिंग, हैज हार्डिंग, दिल्ली सीएम हैज, ठीक है। क्राइड का मैंने कहा था CRI लेना, तो C चेम्सफोर्ड, R रीडिंग, I इरविन, I का इरविन। और विदाउट लॉ, तो विदाउट लॉ विदाउट विलिंगटन, ठीक है, विदाउट लॉ तो लिनलिथिगो, लॉ है, L है तो L से लिनलिथिगो याद रखिए, ठीक है। विदाउट मिनिस्ट्री तो ये भी W है तो वेवेल, और मिनिस्ट्री है तो M फॉर मिनिस्ट्री, M फॉर माउंटबेटन। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मतलब ये बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है, लेकिन अगर जो आप 2-3-4 बार ये वॉयसराय पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको अभी ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि यहाँ पर भी देखो विदाउट है तो विलिंगटन कब होंगे और ये वेवल कब होंगे। तो 3-4 बार जब आप पढ़ लेते हैं तो ये पहले से ही पता रहता है कि हाँ भाई वेवल जो है ये बाद में आएंगे और विलिंगटन पहले आएंगे, ये पहले से क्लियर होता है। तो एक बार देखो, फिर से एक बात देखो, सेंट्रल ईस्ट जेल में नहीं है लिटन रिपन, तो सेंट्रल, C फॉर कैनिंग, ईस्ट एल्गिन, E फॉर एल्गिन, J जॉन लॉरेंस, में मायो नहीं, नॉर्थ ब्रुक, लिटन रिपन, D फॉर डफरिन, L फॉर लैंसडाउन, E फॉर एल्गिन सेकेंड, ठीक है, और E फॉर एल्गिन सेकेंड। और उसके बाद देखिए C फॉर करजन, M फॉर मिंटो, H फॉर हार्डिंग, C फॉर चेम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, ठीक है, और यहां पर W आ रहा है तो इस W का मतलब विलिंगटन, L फॉर लिनलिथिगो, ठीक है, और W फॉर क्या हो जाएगा, वेवल, और M फॉर माउंटबेटन, ठीक है। तो एक बार खाली 3-4 बार आप याद कर लेना, और वरना अगर जो नहीं भी ये याद होता है तो ये आपको बिल्कुल क्रम से याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको जो मैं अभी वर्क इनके पढ़ाऊंगा वो आपको याद करने हैं। जिसको याद हो जाता है उसको बहुत अच्छी बात है। 3-4 बार अगर जो आप ये लाइन बोल लेंगे और 3-4 बार ये नाम पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कैसे क्या कब आया, ठीक है। और ईयर अभी जो है आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ईयर, वो ईयर या साल नहीं याद करने हैं, बस आपको थोड़ा बहुत क्रम याद रहे। अगर जो एग्जैक्ट ना याद आए कि तो ये बस याद रहे कि हाँ भाई करजन पहले आए थे और इरविन बाद में आए थे, इतना भी ऐसे इतनी दूर दूर का याद रहे तब भी काफ़ी है। अब एक बार देखो जरा कैनिंग, तो कैनिंग जो है ये पहला वायसराय व अंतिम गवर्नर जनरल था। मतलब भाई भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, कैनिंग है, क्योंकि 1856 में इनको अपॉइंट किया गया और 1858 में जब भारत के गवर्नर जनरल को ही क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो पहले ये जो कैनिंग है पहले वायसराय हैं और अंतिम गवर्नर जनरल हैं भारत के, ठीक है। और इनका देखो फोटो यहाँ पर लगा हुआ है, ये आप लोग देख लेना। उसके बाद देखो IPC इंडियन पेनल कोड हमने बात की, मैकॉले ने बहुत वर्क किया है IPC को बनाने के लिए, भारतीय दंड संहिता पिछली क्लास में हमने बात भी की है। तो वो भारतीय दंड संहिता पारित या पास हुई, मतलब एक कानून बन गई किसके टाइम पर, कैनिंग के टाइम पर। और वो लागू कब हुई इंडिया में, 1862 में लागू हुई, ठीक है। उसके बाद देखिए कैनिंग के समय की ही इंपॉर्टेंट घटना कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्योंकि विधवाओं को फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है। और ये कैनिंग ने अच्छा कदम उठाया 1856 में कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति प्रदान की, विडो रीमैरिज एक्ट 1856। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। और पहला जो विधवा पुनर्विवाह है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे जो समाज सुधारक हैं उनकी देख रेख में संपन्न हुआ। किसकी देख रेख में, ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। और कैनिंग के बारे में देखते हैं और कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो पहला आयकर अधिनियम 1860, इसका मतलब पहला इनकम टैक्स
है ना, एक्ट, मतलब जो पहली बार जो टैक्स लगाया गया इनकम पे कानून बनाकर, वो किसके टाइम से शुरू हुआ? इनकम पर या आय पर टैक्स लगाने का काम कैनिंग के समय में। और पहला हाई कोर्ट अधिनियम बनाया गया 1861 में, और ये पहला हाई कोर्ट अधिनियम 1861 में बनाया गया। और इस वजह से 1861 में तीन, देखिए इस हाई कोर्ट एक्ट से 3 हाई कोर्ट इंडिया में बनाए गए। और 3 हाई कोर्ट वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो सीधी सी बात है, कहां पर होगा? कैलकाटा में होगा, ठीक है। यहां पर एच और सी मैं लिख रहा हूं, हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट। दूसरा कहां पर होगा? दूसरा होगा मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। और तीसरा कहां पर होगा? कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, और तीसरा हाई कोर्ट कहां पर होगा? तीसरा होगा बॉम्बे, ठीक है। तो बॉम्बे, इसको आप मुंबई कहते हो, तो बॉम्बे हाई कोर्ट। ये 3 हाई कोर्ट बना दिए गए इस एक्ट के द्वारा। पहला हाई कोर्ट अधिनियम, फर्स्ट हाई कोर्ट एक्ट 1861। और एक इंपॉर्टेंट और बात, एक इसके बाद में और कोर्ट बनाया गया था 1866 में, क्योंकि देखो ये तो 1862 में ही रहे, चलो वो मैं नहीं लिखता हूं, यहां पर नहीं लिखूंगा कैनिंग में, क्योंकि वो कैनिंग में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि कैनिंग का टाइम पीरियड 1866 तक नहीं है। आगरा में एक हाई कोर्ट बनाया गया था 1866 में, है ना, और उसको बाद में इलाहाबाद में ट्रांसफर किया गया था 1875 में। तो यूपी वाले खासकर ध्यान दें कि पहले हाई कोर्ट कहां पर खोला गया था? 1866, 1866 में आगरा में, और उसी को ट्रांसफर कर दिया गया फिर 1875 में, कहां पर? इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये 3 हाई कोर्ट बने, ठीक है। उसके बाद देखिए मेयो, तो सीधी सी बात है कैनिंग, और कैनिंग के बाद हम देखिए सारे वायसराय के द्वारा काम क्या क्या किया गया है वो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले जहां से क्वेश्चन आते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेयो 1869 से 1872, टाइम आप लोग देख लेना। इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की, मतलब एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट 1872 में जो है वो इन्होंने बनाया, ठीक। कृषि डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। और पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना, इरेगुलर सेंसस, मतलब पहली बार जनगणना या सेंसस करने की शुरुआत किसके समय में की गई? मेयो के समय में की गई 1872 ईस्वी में। लेकिन ये सिर्फ प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, है ना। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो जनगणना शुरू होगी वो किसके समय में शुरू होगी? तो अभी हम आगे देखेंगे, वो रिपन के समय में शुरू होगी। इसको उसके बाद देखिए 1800 लिटन, 1876 से 1880 लिटन आया, और लिटन की ये फोटो देख लीजिए, ठीक है। तो लिटन जो है ये वायसराय बन के आया, और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा, ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार लगा। अब ये देखिए प्रथम दिल्ली दरबार लगा, तो दिल्ली दरबार क्या होता था? तो दिल्ली में देखिए क्या होता था कि ब्रिटेन के जो राजा हैं और ब्रिटेन की जो रानी हैं, राजा या रानी का राज तिलक करने के लिए दिल्ली में दरबार सजाया जाता था, उसको दिल्ली दरबार कहते थे। वहां पर होता क्या था, जब दिल्ली दरबार जब सजाया जाता था तो रंगारंग कार्यक्रम होता था, ठीक है। और राजा महाराजा यहाँ पर जब आते थे तो सारे लोग जो है इकट्ठा होते थे, भारत के सारे नवाब, सारे राजा अपने हाथी, अपने घोड़ों से लेकर यहाँ पर इकट्ठा होते थे। अगर जो इंग्लैंड से कोई यहाँ पर राजा या रानी आता था तो उसको जो है बहुत सारे आभूषण, सोना चांदी हीरा सब दान किया जाता था। तो और एक हिसाब से जैसे समझ लीजिए कि अपना रुतबा दिखाने के लिए, है ना, ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करते थे? दिल्ली दरबार का आयोजन करते थे। तो ये जो दिल्ली दरबार हैं, ये 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। एक 1877 में हुआ है, एक 1903 में हुआ है, और एक 1911 में हुआ है। तो 1877 वाला प्रथम दिल्ली दरबार लगा था किसके समय में? लिटन के समय में, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये लिटन ने क्या किया था कि महारानी जो विक्टोरिया हैं उनको कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि देने के लिए लिटन के टाइम पर पहला प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उसके बाद देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया, ब्रॉड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इससे देखो क्या किया गया, इससे सीधा सीधा क्या किया गया, जो भारतीय भाषा में समाचार पत्र छपते थे उन पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए, क्योंकि इस टाइम पर राष्ट्रवादी भावनाएं और लोग अपने अपने विचारों को जो है लिख रहे हैं, और समाचार के माध्यम से ये विचार भारत के जन जन तक पहुंच रहे हैं, और ये ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1878 में। और इसके द्वारा क्या किया जाता था, भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे, भारतीय, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ भारतीय भाषा, ठीक है, भारतीय भाषा के जो
समाचार पत्र थे, भारतीय भाषा के जो समाचार पत्र थे, उनके मालिकों से एक बॉन्ड साइन करवाया जाता था। एक बॉन्ड साइन करवा लेता था अधिकारी, और उस बॉन्ड में लिखा होता था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ या सरकार के खिलाफ आप कुछ भी पब्लिश नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छापेंगे। भले ही सरकार गलत कर रही हो, लेकिन आप छापेंगे नहीं, और यदि छापा आपने तो आपका सारा प्रिंटिंग प्रेस, सारा कुछ जब्त कर लिया जाएगा। तो सीधा सीधा जो है ये भेदभाव किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप पीसीएस का एग्जाम देखें, सीजीएल का एग्जाम देखें, ठीक है, या आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, इससे जो है ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल। तो एक बार देखिए, लॉन्ग वीडियोज ये भले ही बने, लेकिन एक बार इत्मीनान से इन वीडियोस को देख डालना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप में क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ये भी किसके समय में लाया गया? लिटन के समय में लाया गया। और इस समय ये कर दिया गया कि बिना लाइसेंस के कोई भी शस्त्र नहीं रखेगा। लिटन ने ये क्यों लाया? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां अगर जो बढ़ रही हैं हमारे यहाँ पर, क्रांतिकारी अगर जो लोग पैदा हो रहे हैं, तो वो अपने पास हथियार भी रखेंगे। हथियार रखेंगे तो सीधी सी बात है, ब्रिटिशर्स को लगेगा कि अब तो ये लोग बढ़त बना रहे हैं, तो बस हथियार रखना ही गैर कानूनी घोषित कर दीजिए। तो उन्होंने सीधे सीधे लिटन ने कहा कि भाई हथियार अगर जो रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये जो है भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, लिटन। उसके बाद देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र घटाकर 21 से 19 साल कर दी। लिटन को बहुत ज्यादा दिक्कत थी किस चीज से, कि भारतीय लोग क्योंकि ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जा रहे थे, अब इसको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो उसने एज ही घटा के कितनी कर दी? 21 से घटाकर 19 साल एज कर दी भारतीयों के लिए। और ये सिर्फ इसलिए स्टेप लिया गया कि भारतीय जो है वो सिविल सर्विसेज में ऊंचे ऊंचे पदों पर ना पहुंच पाए। तो लिटन के समय में ये हुआ, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का मतलब जो आज आईएएस ऑफिसर आप कहते हो, आईएएस वाली परीक्षा कहते हो, वही वाली, उसमें 21 साल से घटाकर 19 साल कर दी गई। उसके बाद देखिए रिपन, और रिपन 1880 से 1884 के बीच में रहे। लिटन 80 तक रहे हैं, और उसके बाद आ जाओ रिपन। तो रिपन जो है बहुत ही लोकप्रिय ये वायसराय, लोकप्रिय वायसराय इसलिए क्योंकि इससे पहले जो कर्जन आए, इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें इंडिया में की कि पूरी इंडिया की जनता जो है इनसे बिल्कुल बौखला गई, और लोगों के मन में इतना द्वेष भर गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और अब ब्रिटिश चाहते हैं कि इंडिया के लोग जो है थोड़ा सा उस द्वेष को, इंडिया के लोगों का द्वेष थोड़ा कम हो, ब्रिटिशर्स को थोड़ा अच्छा समझें, और अपनी छवि सुधारने के लिए जो लिटन के टाइम पर बिगड़ी थी, उन्होंने एक अच्छी सोच का वायसराय अपॉइंट किया, और वो वायसराय थे रिपन। रिपन के समय में देखिए क्या हुआ कि कारखाना अधिनियम 1881, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 बना, और ये जो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 बना रिपन के टाइम पर, उससे देखिए रिपन ने किया क्या? रिपन ने क्या किया कि 7 से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। 7 से कम उम्र के बच्चे कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे हैं वो मैक्सिमम कितना काम करेंगे? वो मैक्सिमम 9 घंटे काम करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितना काम करेंगे? 9 घंटे काम करेंगे 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे। लेकिन तो ये हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई 7 से कम साल के बच्चे काम नहीं करेंगे, और 7 से जो 12 साल के बच्चे हैं वो मैक्सिमम एक दिन में कितना काम करेंगे? 9 घंटे काम करेंगे। लेकिन ये वाला जो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 में बना है, कारखाना अधिनियम, ये चाय, कॉफी और नील पर लागू नहीं होता था। चाय, कॉफी और नील के व्यापार पर वहां पर लागू नहीं होता था, ये बाकी जगह पर लागू होता था। और मेयो, मेयो जो वायसराय थे, उसमें देखिए हमने क्या पढ़ा कि पहली बार जनगणना प्रायोगिक तौर से कराई गई, लेकिन उस जनगणना को नियमित जनगणना में बदल दिया किसने? रिपन ने। और फर्स्ट रेगुलर सेंसस 1881, प्रथम नियमित जनगणना 1881 में कराई गई। और इसके बाद से 10-10 साल के बाद, मतलब 10-10 साल के अंतर पर जनगणना होने लगी। तो अगर जो आपसे पूछ ले कि डिकेडल सेंसस, दशकीय जनगणना जो है वो कराने की परंपरा किसने शुरू की या किसके समय में शुरू हुई? रिपन के समय में शुरू हुई, ठीक है। क्योंकि अभी भी हमको पता है कि 10-10 साल के अंतर पर जनगणना की जाती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया, वही भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, इसको इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और साथ साथ में एक काम इसने और किया, इन्होंने देखिए क्या किया था, लिटन ने क्या किया था, सिविल सेवा में 21 से उम्र घटा के कितनी कर दी थी? 19 कर दी थी। रिपन ने कहा नहीं भाई,
फिर से रिपन ने 19 से उम्र बढ़ा के कितनी कर दी, 21 वर्ष कर दी सिविल सेवा में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए रिपन साहब, ये है रिपन साहब। उसके बाद देखिए क्या है, इल्बर्ट बिल विवाद। रिपन के ही टाइम पर फेमस इल्बर्ट बिल विवाद आया 1883 में। और ये इल्बर्ट बिल विवाद क्यों आया, क्योंकि इस इल्बर्ट बिल के माध्यम से क्या किया गया कि ये एक चीज जो है रूल बनाया गया कि भारतीय जज अब अंग्रेजों का मुकदमा भी सुनेंगे। इससे पहले भारतीय जो जज थे वो अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुनते थे। अब अंग्रेजों को लगा कि अरे लो, अब तो भारतीय जज के सामने हमको पेशी लगानी पड़ेगी, हमको गवाही देनी पड़ेगी, हमको कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। और ये तो वो अपनी तौहीन समझते थे। तो सीधे सीधे सारे जो अंग्रेज हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया कि ये तो गलत है। इसी को बोलते हैं इल्बर्ट बिल विवाद 1883। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। रिपन को कहा जाता है, क्यों, क्योंकि पहली बार जो है रिपन ने बहुत सारे अधिकार किसको दिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब पंचायतों को दिए। गांव में जो पंचायतें होती हैं और जो शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं उनको बहुत सारे अधिकार, पहली बार बहुत सारे राइट्स दिए गए। किसके द्वारा, रिपन के द्वारा दिए गए। रिपन ने रिजोल्यूशन जारी किया था 1882 में, एक संकल्प पत्र जारी किया था। उस संकल्प पत्र के माध्यम से बहुत सारे अधिकार हमारे यहाँ की गांव की पंचायतें और शहरों की नगर पालिकाओं को दिए गए। इस वजह से रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारतीय स्वशासन का जनक। उसके बाद देखिए रिटन ने एक हंटर कमीशन भी बनाया था 1882 में, हंटर कमीशन। तो ये हंटर कमीशन क्या था, तो देखो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि वुड्स डिस्पैच, ठीक है, वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया था। और 1854 में था कौन, डलहौजी था। तो डलहौजी के शासनकाल में वुड्स डिस्पैच आया था। वुड्स डिस्पैच का मतलब क्या है, चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में शिक्षा का विकास कैसे हो इंडिया में, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1854 में। और उसी वुड डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए, वो जो वुड डिस्पैच है उसी की समीक्षा करने के लिए कि भाई वुड डिस्पैच में बताया गया था कि ऐसे ऐसे शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। तो शिक्षा का प्रसार सही से हुआ कि नहीं हुआ, तो वुड डिस्पैच की समीक्षा करने के लिए एक शिक्षा कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन। और इसके क्योंकि अध्यक्ष थे विलियम हंटर, इनकी अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। और ये जो है इनको देखिए रिपोर्ट किस पर देनी थी, एक तो प्राथमिक शिक्षा का विकास कैसे करें, ठीक है, और माध्यमिक शिक्षा का विकास कैसे करें, इस पर इनको रिपोर्ट देनी थी। और साथ साथ में जो वुड डिस्पैच वुड डिस्पैच आया था शिक्षा के लिए, उसने अपने शिक्षा में कैसे कैसे प्रगति की है, क्या क्या कमियां रही हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए एक शिक्षा एजुकेशन कमीशन बनाया गया, हंटर कमीशन 1882, ठीक है। उसके बाद देखिए डफरिन 1884 से 1888। और डफरिन के टाइम पर एक ही इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि कांग्रेस का गठन हो गया। और कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ। और 72 लोग, ठीक है, 72 लोगों ने मिलके एक पार्टी बनाई कांग्रेस। हालांकि पहले उसका नाम कांग्रेस नहीं था। ये सारी चीज़ें हम लोग लॉन्ग वीडियो जब रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ये वॉइस राय और गवर्नर जनरल वाले से अलग वीडियो जब रिकॉर्ड करेंगे हम, आंदोलन, ठीक है, और कांग्रेस की समिट्स, उन समय ये सारा हम लोग डीप में पढ़ेंगे, कांग्रेस कैसे बनी, कांग्रेस के पहले की पार्टियां जो हैं वो कैसे बनी। तो ठीक है, तो 28 दिसंबर 1885 को 72 लोगों ने मिलकर एक संस्था बनाई कांग्रेस। और कांग्रेस किसके समय में बनी थी, डफरिन के समय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना ये। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो लैंसडाउन आता है। और लैंसडाउन में देखिए दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में आया, फैक्ट्री एक्ट। और इससे क्या किया गया, तो इससे देखो क्या किया गया, महिलाएं, इसने कहा कि भाई जो महिलाएं हैं वो एक दिन में 11 घंटे काम करेंगी, 11 घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगी। दूसरी बात, सप्ताह में एक छुट्टी का प्रावधान कर दिया गया लैंसडाउन के द्वारा दूसरे कारखाना अधिनियम से। एक तो ये हो गया। और लैंसडाउन के समय में डूरंड लाइन खींची गई। डूरंड लाइन जो है पाकिस्तान, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाकिस्तान और AFG लिख दे रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, उसको डूरंड लाइन बोलते हैं। तो डूरंड लाइन किसके समय में खींची गई, लैंसडाउन।
1893 में। और ये रहे आपके कर्जन, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कर्जन 1898 से 1905। अब 1898 में 1905 के बीच में कर्जन का शासनकाल रहता है। और कर्जन का शासनकाल देखिए क्या है, इनके समय में इंपॉर्टेंट जो घटना घटी, बंगाल का विभाजन कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर क्या था कि ये इंडिया है और यहाँ पर बंगाल पड़ता था। और बंगाल में आज का जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये भी आता था। और आज का जो बांग्लादेश है वो भी आता था, और इसको जोड़ के हम लोग बोलते थे बंगाल। और बंगाल में ही राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था। जो शुरू शुरू में जो पढ़े लिखे लोग हैं, मध्यवर्गीय जो लोग हैं, शिक्षा का जो विकास है, एजुकेटेड जो लोग हैं, वो बंगाल में पनपे, बंगाल में। और बंगाल में क्यों पनपे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी तो अपना जो है केंद्र किसको बनाया था, शुरू शुरू में बंगाल को बनाया था। तो अब बंगाल में ही लोग पढ़ने लिखने लगे जल्दी। अब बंगाल के लोग जागरूक हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, वो ये सोचेंगे कि भाई ब्रिटिश जो है इनको भगाना है अब यहाँ से, है ना। अब ब्रिटिश को अगर जो भगाना है तो ये लोग यूनाइट होने लगेंगे। तो इस यूनिटी को तोड़ने के लिए कर्जन ने क्या किया, बंगाल को ही डिवाइड कर दिया, है ना, पूर्वी बंगाल में और पश्चिमी बंगाल में। कब? तो इसको किया गया बंगाल विभाजन 1905 में किया गया कर्जन के द्वारा। कर्जन ने एक बात और करी, पुलिस आयोग का गठन किया। क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कर्जन ने एक आयोग बनाया। और उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर। तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया 1902 में कर्जन के द्वारा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून। हमारे यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे लाल किला हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, पुराने पुराने मंदिर हो गए, तो उनको संरक्षित करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए सबसे पहला कानून किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? कर्जन ने बनाया है। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून 1904, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1904, ठीक है। और दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1903 में। हमने पहले ही पढ़ा, 3 कुल दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मिंटो, और ये फोटो रही मिंटो साहब की। तो मिंटो 1905 से 1910, और इनके समय की जो फेमस घटनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए मुस्लिम लीग का गठन हुआ इनके समय में, मुस्लिम लीग, है ना। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप जानते होंगे, वो भी मुस्लिम लीग से जुड़े रहे। तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ। आगा खां और सलीम उल्ला खां, ये 2 लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई है, या मुस्लिम लीग के संस्थापक हैं। जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, ऐसे एक पार्टी कौन थी? मुस्लिम लीग थी, ठीक है, ये रही मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। इन 2 लोगों ने मिलकर 1906 में ढाका में, ठीक है, ढाका में एक पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग इसलिए बनाई क्योंकि जो मिंटो सेकंड हैं, ये चाहते थे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पार्टी बड़ी हो रही थी, कांग्रेस के पास जो है जन समर्थन, लोगों का समर्थन ज़्यादा कांग्रेस को मिल रहा था। तो कांग्रेस के अपोज में, कांग्रेस के विरोध में अब ये मुस्लिमों को खड़ा करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स, है ना। आपने पढ़ा होगा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, है ना, फूट डालो और राज करो, आपस में ही लड़ा दो। तो कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, और इस वजह से इन्हीं ब्रिटिशर्स के प्रोत्साहन पर एक पार्टी बनी मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ, मुस्लिम लीग बन गई, ठीक है। और यहां पर देखिए क्या हुआ कि बंगाल का क्योंकि विभाजन हो गया था, तो जब बंगाल का विभाजन हुआ था किसके समय में? कर्जन के समय में, 1905 में। तो बंगाल के लोग जागरूक थे, और बंगाल के लोग ये समझ गए कि ये जो है हमारी एकता को तोड़ने के लिए जो है बंगाल विभाजन किया जा रहा है। और इस वजह से बंगाल विभाजन के विरोध में अपने यहाँ पर एक आंदोलन शुरू होता है जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। बंगाल या बंग भंग के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। अब स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो स्वदेशी आंदोलन कैसे चलाया जाए, ठीक है, बंगाल तक ही उसको सीमित रखा जाए या बंगाल के बाहर भी उसको फैलाया जाए, तो स्वदेशी आंदोलन चलाया कैसे जाए उसको लेकर मतभेद हो गया। कांग्रेस के जो मेंबर थे उनमें डिस्प्यूट हो गया, कुछ लोगों का कुछ मत था, कुछ लोगों का कुछ मत था। और इस वजह से कांग्रेस में फूट पड़ गई। और कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है सूरत में 1907 में, ठीक है, 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। और इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें कांग्रेस में कुछ लोग गरम दल वाले थे। गरम दल वाले का मतलब वो ये कहते थे कि भाई विद्रोह किया जाना चाहिए,
और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर भी ले जाना चाहिए। कुछ लोग नरम दल वाले थे, उदारवादी थे, वो कहते थे नहीं नहीं भाई, बंगाल तक ही सीमित रखो और जो है बहुत उग्र प्रदर्शन ना करो, जो है ब्रिटिशर्स को बस पर्चे लिख लिख के भेजो कि आप देख लो आप गलत कर रहे हो, मान जाओ, है ना, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो याचना, कुछ लोग जो है याचना करते थे, प्रार्थनाएं करते थे और अपना जो माध्यम जो है बहुत वो अपना रुख जो है नरम रखते थे, तो उनको नरम दल वाले नेता कहते थे। कुछ लोग जो है उग्र प्रदर्शन करते थे, है ना, वो कहते थे कि भाई विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, है ना, दारू के ठेकों पर धरना दो, जुलूस निकालो, ऐसे लोगों को गरम दल वाले कहते थे। ठीक। तो गरम दल और नरम दल में यहाँ पर टकराहट हो जाएगी कांग्रेस में, और कांग्रेस का एक बैठक होती है सूरत में, उसको बोलते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में, और इसमें जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल में। ठीक है। उसके और ये लोग तो चाहते ही यही थे कि कांग्रेस बढ़ जाए, मुस्लिम लीग को खड़ा किया, कांग्रेस भी बढ़ गई। ठीक है, फूट पड़ गई। उसके बाद देखिए क्या है कि मिंटो सेकंड के टाइम पर 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम पास हुआ। ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम, क्योंकि इस टाइम पर भारत के जो सचिव थे वो जॉन मार्ले थे। ठीक है, मैं लिखे दे रहा हूं, भारत के सचिव कौन थे? भारत के सचिव थे जॉन मार्ले। ठीक, जॉन मार्ले, तो ये भारत के सचिव थे, और मिंटो सेकंड वायसराय हैं। ठीक है, मिंटो सेकंड कौन है? तो मिंटो जो सेकंड है ये वायसराय हैं। तो जॉन मार्ले भारत सचिव थे, ठीक है, और मिंटो सेकंड भारत के वायसराय थे। तो इस टाइम पर कानून एक बनाया गया भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, भारत के प्रशासन के लिए, उसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यही यहाँ से मार्ले ले लो और यहाँ से मिंटो ले लो। ठीक है, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा देखिए किया क्या गया, बहुत ही, ये समझ लीजिए कि इसके द्वारा एक मेन जो है जमीन तैयार कर दी जाएगी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए। सबसे जिम्मेदार पॉइंट क्या है? यही मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में देखिए क्या हुआ, मुस्लिम पृथक निर्वाचन को मान्यता दे दी गई। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, मुस्लिम पृथक निर्वाचन को मान्यता दी गई, मुस्लिम पृथक निर्वाचन को मान्यता, ठीक है, मुस्लिम पृथक निर्वाचन को मान्यता दी गई। ये मुस्लिम पृथक निर्वाचन को मान्यता कब दी गई? तो 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया है, मार्ले मिंटो जो सुधार हुए हैं उनमें। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा अभी देखिए, मैं आपसे अगर जो ये कहूं कि मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, और जो एच मतलब हिंदू, हिंदुओं के लिए सिर्फ कौन वोट करेगा? हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदू वोट करेंगे। तो अब देखो होगा क्या, अब मुस्लिम जो है, क्योंकि उनको हिंदुओं की वोट तो पानी नहीं है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन पर ही अपना फोकस करेंगे और इन मुस्लिम्स को भड़काएंगे हिंदुओं के खिलाफ, जिससे कि सारी की सारी वोट इनको मिल जाए। ये जो हिंदू यहाँ पर चुनाव में खड़ा है, चुनाव जीतने के लिए जो खड़ा है, इसको सिर्फ हिंदुओं से वोट मांगने हैं, और हिंदुओं से वोट मांगने हैं, तो ये अब इसको मुस्लिमों को खुश करने की जरूरत ही नहीं है कि मुस्लिमों के लिए कुछ करे, तो ये हिंदुओं को भड़काएगा मुस्लिमों के खिलाफ, और इस वजह से ये खाई क्या हो जाएगी, बहुत गहरी हो जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे, जो आपसी भाईचारा था वो खत्म हो जाएगा। और यहीं पर अगर जो ये होता कि अगर जो मुस्लिम खड़ा है, ठीक है, और मुस्लिम को मुस्लिम से भी वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए और हिंदू से भी चाहिए वोट, तो वो जो है हिंदुओं के भी पक्ष वाली बात करेगा, मुस्लिमों के भी पक्ष वाली बात करेगा। ऐसे हिंदू अगर जो चुनाव में खड़ा है, ठीक है, अगर जो चुनाव में कोई हिंदू खड़ा है, उसको चुनाव जीतना है और उसको भी वोट हिंदू से भी चाहिए और मुस्लिम से भी चाहिए, तो ये मुस्लिम को भी खुश करने वाली बात करेगा, हिंदू को भी खुश करने वाली बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जब दोनों लोगों की वोट इसको चाहिए तो ये आपस में इनको लड़वाएगा नहीं, है ना। यहां पर क्या हुआ, क्योंकि मुस्लिम के लिए सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे, हिंदुओं के लिए सिर्फ हिंदू वोट करेंगे, और इस वजह से अब इसको सिर्फ इसके लिए काम करना है, इनको सिर्फ इनके लिए काम करना है, तो बीच में ये जो खाई है बहुत गहरी हो जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे, और इसलिए इसी को बोलते हैं मुस्लिम पृथक निर्वाचन को मान्यता दे दी कि मुस्लिम्स के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। और अभी धीरे धीरे क्योंकि ये खाई गहरी हो जाएगी, खाई जब गहरी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर ये आगे डिवीजन की तरफ चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, मॉडल इनटू रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, हार्डिंग सेकंड। हार्डिंग सेकंड जो है ये आया, हार्डिंग फर्स्ट हमने पढ़ा, हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916। इसके समय की इंपॉर्टेंट घटना क्या है, तो तीसरा दिल्ली दरबार जो है ये लगाया गया। ठीक है, 3 टोटल दिल्ली दरबार लगे, तो तीसरा वाला दिल्ली दरबार लगाया गया हार्डिंग सेकंड के टाइम पर।
और 1911 में लगाया गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि गांधी जी भारत वापस आ गए। ठीक है, गांधी जी कहाँ आए, भारत वापस आ गए। गांधी जी कब भारत वापस आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। इस वजह से हर साल 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, तो हम लोग क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं हर साल, क्योंकि गांधी जी जो है 1893 में 1893 में गांधी जी जो है यहाँ से गए। 1893 में कहाँ गए, साउथ अफ्रीका गए थे, और 1893 में गए थे, और फिर फाइनली वो लौट के कब आए हैं, तो लौट के आए हैं वो 1915 में। लगभग 21 से 22 साल तक जो है साउथ अफ्रीका में रहने के बाद वो यहाँ पर लौट आए 1915 को, 9 जनवरी 1915। अब देखिए क्या हुआ, गांधी जी जब भारत आते हैं, तो गांधी जी जब भारत आते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर एक स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, तो पहली बात तो गांधी जी के बाद में यहाँ पर एक बीएचयू कॉलेज की स्थापना होती है। चलिए अभी इसकी बात करते हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग ये क्या है, तो होम रूल लीग का मतलब है, यहाँ पर देखिए दो संगठन स्थापित किए थे। एक तरफ तो तिलक ने किया था और दूसरा जो है एनी बेसेंट ने किया था, बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो होम रूल लीग है, एक तरफ तो ये मैं यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ कि होम रूल लीग जो है एक तो तिलक ने बनाई थी, तिलक बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक, एनी बेसेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको होम रूल लीग कहा गया, और एक तिलक ने बनाया जिसको होम रूल लीग कहा गया। और ये इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का एम क्या था, संगठनों का एम क्या था, स्वराज की प्राप्ति। होम रूल लीग कि भाई अपना जो है अपने देश का शासन अपने देश के लोग ही चलाएं, स्वराज अपने राज्य की प्राप्ति। तो इन संगठनों के माध्यम से वो क्या करते थे, जगह जगह पर जैसे नुक्कड़ नाटक होते थे तो वहाँ पर लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को सिखाते थे कि जो है हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, और उनको नई नई चीज़ें बताते थे। ब्रिटिशर्स जो हैं ये अच्छे नहीं हैं, ये जब यहाँ से जाएंगे तब अपना देश जो है सही से रह पाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसका मतलब होम रूल लीग का मतलब क्या है कि इन दोनों संगठनों के माध्यम से एनी बेसेंट और तिलक जी ब्रिटिशर्स के सामने डिमांड रख रहे थे कि स्वराज की प्राप्ति का। ठीक है, स्वराज प्राप्ति। ठीक है, तो ये होम रूल लीग आपसे पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना किसने की, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। उसके बाद देखो बीएचयू की स्थापना की गई किनके समय में, तो हार्डिंग के ही समय में बीएचयू की स्थापना की गई। और बीएचयू की जो स्थापना है वो 4 फरवरी 1916 को की गई थी। और बीएचयू जो बनारस में है या वाराणसी में है, इससे पहले इसी बीएचयू जहाँ पर है वहीं पर एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। और उसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को फिर बाद में अपग्रेड करके क्या बनाया गया है, बीएचयू बनाया गया है। और बीएचयू जो ये बनाया गया है इसके लिए बहुत मेहनत की है, किसने, तो बहुत मेहनत की है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसके लिए बहुत जो है मेहनत की है बीएचयू के लिए। और ये जो बीएचयू है इसकी जो है 4 फरवरी 1916 को इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, हार्डिंग के द्वारा किया गया। और इस बीएचयू की स्थापना के लिए ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, ये जो है टहल टहल के इन्होंने चंदा मांगा है बहुत दिनों तक। और कहानी ये भी है कि एक भिखारी ने अपने पूरे एक दिन का जो है सैलरी, या यूं कह लो जितना भी उसने भीख में मांगा था वो सारा का सारा दान कर दिया था। तो ऐसे हुई है बीएचयू की स्थापना। ठीक है, और जब बीएचयू की स्थापना होती है उस समय पर वहां पर स्पीच भी दी जाती है, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी को कि भारत में वापस आ चुके होते हैं। तो ये सारी घटनाएं हार्डिंग सेकेंड से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए चेम्सफोर्ड। और चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लखनऊ पैक्ट 1916। यहाँ पर मैंने देखो नंबरिंग डाल दी है 1 2 3 4 5 6, मतलब जो पहले हुआ वो पहले नंबर पे मैंने रखा है, और जो दूसरे नंबर पे बाद में होगा उसको बाद में रखा है, क्योंकि ये जो टाइपिंग हुई थी वो उसने नंबरिंग इसमें नहीं डाली थी सही से। ठीक है, तो एक बार देखते हैं
तो यहाँ पर देखिए क्या है, नंबर फर्स्ट लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916। तो देखिए लखनऊ में अधिवेशन होता है कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का, दोनों की बैठकें लखनऊ में होती हैं। और लखनऊ पैक्ट में दो बातें हुई, दो बातें कौन कौन सी हुई, एक तो जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में, गरम दल और नरम दल बट गए थे, उनका मिलन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो गरम दल, ठीक है, गरम दल और प्लस जो नरम दल हैं, ठीक है, गरम दल और नरम दल, ये किसके दल हैं, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल आपस में मिल गए, पहली बात। और दूसरी यहां पर लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ, एक समझौता होगा, और ये समझौता यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं समझौता, और समझौता किसके किसके बीच में हुआ, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक समझौता होता है, मुस्लिम लीग समझौता हुआ, ठीक है, मुस्लिम लीग और प्लस कांग्रेस, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ। मतलब इस लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वो जो डिमांड थी, कौन सी डिमांड, वही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाली कि मुस्लिमों के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेस ने। और ये इतिहासकार या इतिहास की किताबों में पढ़ेंगे, ये बहुत बड़ी गलती थी कांग्रेस के लिए, और यही जो है आगे विभाजन का कारण भी बनेगा। हालांकि विभाजन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन कोई एक कारण से नहीं हुआ है, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो अगली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नंबर सेकंड पे गांधी जी, क्योंकि इंडिया आ गए, और गांधी जी इंडिया आ गए तो उन्होंने जो है चंपारण, जो है बिहार में एक प्लेस है चंपारण, और चंपारण में उन्होंने देखिए क्या किया, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह क्यों किया, क्योंकि चंपारण के जो किसान थे वो बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे, तो 3/20, अगर जो टोटल भूमि 20 है तो उसके 3 भाग पर उनको नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था कि नील की खेती करोगे ही करोगे, तुम्हारा मन हो चाहे ना हो। इस 3/20 की जो प्रणाली थी, मतलब 20 में 3 भाग पर आपको जो है नील की खेती करनी ही करनी है, इसको 3 कठिया पद्धति भी बोलते थे। कौन सी पद्धति, 3 कठिया पद्धति, ठीक है, ध्यान रखना, 3 या 3 कठिया, ठीक है, 3 कठिया पद्धति बोलते थे इसको। और इस 3 कठिया पद्धति से निजात पाने के लिए उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया। गांधी जी फाइनली जो है चंपारण गए और वहां पर सत्याग्रह किया, मतलब आंदोलन किया, तो उसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह में ये जो 3 कठिया पद्धति है ये बाद में खत्म कर दी जाएगी गांधी जी के सत्याग्रह से ही। तो ये भी घटना है चेम्सफोर्ड के टाइम पर। और 3, उसके बाद देखिए रौलाट एक्ट। रौलाट एक्ट कब आया, 1919 में आया। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखिए, पहला जो विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ओवर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने मदद की थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन ने कहा था कि हम आपको बहुत सारा अवार्ड देंगे, ठीक है, आपको बहुत सारी फ्रीडम देंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ, उस खत्म होने के बाद उन्होंने हम पर लाद दिया रौलाट एक्ट। रौलाट एक्ट लाद दिया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि सर सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, और वो जो सर सिडनी रॉलट उस कमेटी के अध्यक्ष थे, और सर सिडनी रॉलट ने एक सिफारिश करी और उसी सिफारिश को कानून बना दिया गया। सॉरी, यहाँ पर देखो, हाँ, वन सेकेंड, रीडिंग कहाँ पर थे हम लोग, 1 सेकेंड, हाँ आ गया, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह, रौलाट एक्ट। रौलाट एक्ट का देखिए मतलब क्या है, सर सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिकमेंड किया और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर एक एक्ट लादा गया भारत पर, जिसका नाम है रौलाट एक्ट। रौलाट एक्ट को क्या कहते हैं, बिना दलील बिना अपील, है ना, और बिना दलील बिना अपील बिना वकील का कानून। मतलब आपको सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, आपकी कोई अपील की सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं, फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता था। आपने कहा था फ्रीडम देंगे, आपने दिया ये तोहफा। तो रौलाट एक्ट जब लादा गया भारत पर, लागू किया गया 1919 में, इसका बहुत विरोध होने लगा। और इसका जब विरोध होने लगा जगह जगह पर, तो पंजाब में भी विरोध हुआ। और पंजाब में जो है जब लोग यहाँ पर, पंजाब में जब लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तब देखिए क्या होगा। पंजाब में जब लोग इकट्ठा होंगे इसी रौलाट एक्ट के विरोध करने के लिए,
हालांकि रौलट एक्ट का जो है, रौलट एक्ट के विरोध में आंदोलन कब से शुरू करना है, इसके लिए एक डेट जो है वो निश्चित नहीं हो पाई थी, और इस वजह से कुछ हिंसक झड़पें भी हुई। और पंजाब में दो महत्वपूर्ण नेता जो है, एक जो है सैफुद्दीन किचलू हैं और एक जो है सत्यपाल मलिक, ये जो दो नेता हैं पंजाब में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अपने दो नेताओं के गिरफ्तार किए जाने पर वहां पर जुलूस निकाले गए पंजाब में, ठीक है। और पंजाब में बैसाखी का दिन था, और उस बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के आसपास के गांव से लोग इकट्ठा हुए जाके पंजाब में जलियांवाला बाग नामक जगह पर, और यहाँ पर कर्नल रेजिनाल्ड, ये नाम मैंने लिखा है, कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, ये पूरा नाम था। ये अपने, ये और प्लस इसके साथ में 150 सैनिक पहुंचे जलियांवाला बाग जगह पर, और भीड़ जो लगभग 20,000 के आसपास की भीड़ थी, सीधा सीधा गोलियों से उसको सब सारी भीड़ पर इन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिए। लोग भागे, लेकिन सामने से गोलियां चल रही थी। लोग बचने के लिए कुओं में कूदे, कुओं में गिर के भी मर गए, और इसको कहा गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिशर्स का सबसे घिनौना रूप सबके सामने आ गया कि ये सिर्फ दिखते सभ्य हैं, अंदर से बहुत असभ्य, बहुत बर्बर, बहुत क्रूर हैं, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इसके बाद देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर हुआ 1919, और इसी समय में, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर देखिए क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध में जो तुर्की था, टर्की था, तो टर्की जो है वो ब्रिटेन के अपोजिट में, विरोध में जो है लड़ा था। और क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ओवर हुआ तो ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत गया, तो उसने क्या किया, जो तुर्की के, जो तुर्की का कुछ पार्ट हमको पता है अभी भी यूरोप में पड़ता है। अगर तुर्की का आप मैप देखेंगे टर्की का, तो कुछ पार्ट यूरोप में भी पड़ता है। तो जो टर्की का यूरोप वाला पार्ट है उस पर ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया, और साथ साथ में तुर्की में एक खलीफा रहता था, और उस खलीफा को जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड में चाहे जहां रहते हों उस खलीफा का बहुत सम्मान करते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, क्योंकि तुर्की हार गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ब्रिटिशर्स ने खलीफा के पद को समाप्त करने की ठान ली, खलीफा के पद का अपमान किया, और इस वजह से भारत के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसको एक मौके के तौर पे देखा। उन्होंने देखा कि जो मुस्लिम्स हैं ये खिलाफत आंदोलन चला रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और खिलाफत आंदोलन किस लिए चला रहे हैं, तो खलीफा का सम्मान होना चाहिए इसलिए, और तुर्की के जो ब्रिटिशों ने तुर्की के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है उसको फिर से लौटाया जाए। किनको लौटाया जाए, तुर्की को लौटाया जाए, खलीफा को लौटाया जाए। इस वजह से यहाँ पर खिलाफत आंदोलन चला। गांधी जी ने सोचा कि मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में इन्होंने खाई पैदा करने के लिए तो बहुत कुछ किया है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेके आए, ठीक है, फिर कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो एक बार क्यों ना कोशिश की जाए कि जो मुस्लिम्स हैं और हिंदू हैं उनमें भाईचारे की भावना भरने के लिए यहाँ पर गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया, असहयोग आंदोलन। मतलब खिलाफत आंदोलन मुस्लिम्स चला ही रहे थे, और कांग्रेस ने शुरू कर दिया गांधी जी के कहने पर असहयोग आंदोलन, और ये दोनों आंदोलन जुड़ के ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलने लगे। और असहयोग आंदोलन 1920 से स्टार्ट हुआ, और इसकी मेन डिमांड क्या थी, मेन डिमांड ये थी, खिलाफत का जो मुद्दा है इसका हल उचित तरीके से निकाला जाए, पहली मांग। दूसरी मांग, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है इसका न्याय किया जाए, और तीसरा जो इसका एम था असहयोग आंदोलन का, स्वराज की प्राप्ति। तो स्वराज की प्राप्ति, खिलाफत के मुद्दे को लेकर और जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर कांग्रेस ने शुरू कर दिया असहयोग आंदोलन। ये जेम्स फोर्ड के टाइम की घटनाएं हैं। उसके बाद देखिए जेम्स फोर्ड के बाद में, तो जेम्स फोर्ड के बाद में आएंगे रीडिंग। ये वीडियो शायद लंबी हो रही है ये वीडियो, लेकिन आप लोग घबराना नहीं। देखिए ये जो वीडियोज हैं शॉर्टकट जो है बना सकता हूँ। अगर जो भाई सबको लगता है, सारे टीचर्स को लगता है कि भाई शॉर्ट में बना दूँ तो लोग बहुत देखेंगे और लॉन्ग वीडियो होगा तो नहीं देखेंगे, लेकिन देखिए मेरा मानना ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ जो आपके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है वो आपको दिया जाए, वो चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। अगर जो भाई लॉन्ग में भी ये वीडियो रिकॉर्ड हो जा रही है तो कौन सी दिक्कत है ना। बस आपके फ्यूचर के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर हो तो वो सही है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ कि शॉर्ट बनाऊँ तभी व्यू बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा। व्यू आप बढ़ाओ ना बढ़ाओ, लाइक करो ना करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन यदि आपको लगे कि हाँ कंटेंट आपकी
फ्यूचर के लिए अच्छा है या आपके सिलेक्शन में ये मदद कर रहा है, देन आप कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। ठीक है। रीडिंग, रीडिंग ने देखिए, रीडिंग के समय में क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड ये क्या है, तो गोरखपुर में एक प्लेस है चौरी चौरा, यहां पर क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। ठीक है, यहां पर क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन यहां पर क्योंकि चल ही रहा था 1920 में, और असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए और असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा में एक जो है जुलूस निकाला जाता है। उस जुलूस पर पुलिस वाले लाठियों से वार कर देते हैं, लाठी भांजते हैं, लाठी चार्ज कर देते हैं। बहुत सारे जो है लोग जो है घायल भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो भीड़ थी और उस भीड़ ने क्या किया, उसका बदला लिया, और बदले में क्या किया, जो वहाँ पर थाना था चौरी चौरा में, थाने में आग लगा दी। थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी, और लगभग 22 पुलिस वाले मारे गए। लगभग 22 पुलिस वाले क्या हो गए, मार दिए गए। ठीक है, मतलब जल के मर गए या घायल होके मर गए। तो जब गांधी जी ने ये देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो हिंसा हो रही है, और गांधी जी तो हमेशा से कहते थे कि भाई हिंसा नहीं चाहिए, अहिंसक आंदोलन होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी जी मतलब डरते थे ना, भाई हिंसा अगर जो करोगे तो आज भी आप कोई भी आंदोलन करो, लेकिन एक बार हिंसा करके आप देखो, पुलिस वाले इतने होशियार हैं आजकल, अगर जो आप आंदोलन करोगे तो अपने ही आदमी भेजेंगे आपकी भीड़ में कि उधर से पत्थर चला दो, क्योंकि एक पत्थर अगर जो चला तो उनको मौका मिल जाएगा लाठी भांजने का। ठीक है, लाठी चार्ज करने का, या दूसरे तरीके हैं उनके पास, आंसू गैस छोड़ने का, बहुत सारे उनके तरीके हैं, आपको तितर बितर कर देंगे। लेकिन यदि सोचो कि आप अहिंसक तौर पे आप लाठी पत्थरबाजी ये सब बसों को फूंक नहीं रहे हैं, सिंपल आप बैठे हैं, तो वो क्या करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और गांधी जी यही कहते थे कि अगर जो हिंसा करोगे तो ब्रिटिशर्स के पास बहुत हथियार हैं आपको दबाने के लिए, और एक बार अगर जो किसी का माँ बेटा भाई बहन मर जाएगा तो क्या दोबारा आंदोलन में वो अपने जो है घर के इंसानों को भेजेगा। तो गांधी जी ने कहा कि अहिंसक अहिंसा अपनाओ, और गांधी जी ने देखा कि चौरी चौरा जो कांड है यहाँ पर हिंसा हो गई, और इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस भी ले लिया, बंद कर दिया। इसी समय पर देखिए क्या होता है, इसी समय पर स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी, इसके बाद देखिए क्या हुआ कि गांधी जी जो है गिरफ्तार भी कर लिए जाएंगे, जैसे ही जो है असहयोग आंदोलन वापस लेंगे, गांधी जी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि कांग्रेस में फिर से एक फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि कुछ आगे जो है, क्योंकि 1919 में 1919 में ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया था, और उस कानून के तहत भारत में चुनाव होने वाले थे। तो कुछ लोग कांग्रेस के कह रहे थे कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चुनाव में भाग लेना चाहिए। कुछ लोग कांग्रेस के कह रहे थे कि चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए। जो गांधी जी के समर्थक थे वो कह रहे थे चुनाव में भाग ना लो। लेकिन जो चितरंजन दास हैं, ये चितरंजन दास हैं, और जवाहरलाल नेहरू के पापा कौन, मोतीलाल नेहरू, ये दो लोग कह रहे थे कि चुनाव में भाग लो। अब इनकी और कांग्रेस के दूसरे लोगों की बन नहीं रही थी, तो इस वजह से मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर एक पार्टी बनाई। कौन सा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, किसने किया, मोतीलाल नेहरू ने और चितरंजन दास ने। रीडिंग के समय की ही घटना है कि एचआरए का गठन हो गया। एचआरए का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एचआरए का गठन हुआ। और एचआरए का गठन जो है वो किसने किया, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया और योगेश चटर्जी ने किया। तो इन दो लोगों ने किया है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये जो एचआरए संगठन है क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, और इसके दूसरे मेंबर्स भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सारे इसके मेंबर हैं, एचआरए के मेंबर हैं, क्रांतिकारी संगठन। हुआ क्या, क्योंकि क्रांतिकारियों का जो उद्देश्य था, काम करने का तरीका था, वो थोड़ा अलग था। और हालांकि उद्देश्य तो आज़ादी सबका था, लेकिन काम करने का तरीका जो है अलग था। इनको था कि भाई ब्रिटिशर्स के मन में दहशत भर दो, है ना, और पैसे के लिए जो है डकैतियाँ वैलिड हैं, हम अपने देश का पैसा ले रहे हैं। ठीक है, तो एचआरए ने क्या किया, एचआरए ने काकोरी कांड, हालांकि काकोरी कांड अब कहना सही नहीं है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच में एक मालगाड़ी चलती थी, और वो मालगाड़ी काकोरी को जा रही थी। ठीक है, और काकोरी को जा रही थी, उस मालगाड़ी को लूट लिया गया 9 अगस्त 1925 में, और उसको बोला गया काकोरी कांड। तो भाई ब्रिटिश काकोरी कांड बोले, हम क्यों काकोरी कांड बोले, तो यूपी गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन डे। कांड नहीं बोलेंगे, है ना, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया है। तो
काकोरी ट्रेन एक्शन डे, याद रखना, ठीक है। और लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन डे मालगाड़ी को लूटा गया और बाद में पकड़ा गया राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाकुल्ला खां को, रोशन लाल को, राजेंद्र लाहिड़ी को, और इन लोगों को फांसी दे दी गई। तो 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। कहाँ, कब? इसी केस में, काकोरी कांड में, ठीक है। रीडिंग 1921 से 1926, याद रखना। उसके बाद देखिए इरविन, और इरविन जो है 1926 से 1931 तक जो है कौन रहा? इरविन रहे। और इरविन ने देखिए क्या किया है, तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 के बीच में गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। गांधी जी गुजरात में साबरमती आश्रम से निकले और लगभग 322 किलोमीटर दूर जो है दांडी नामक जगह पर गए और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। इसको दांडी मार्च बोलते हैं या सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। और गांधी जी कितने समर्थकों के साथ निकले थे? तो अबाउट 79, है ना, 79 समर्थकों के साथ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इरविन के समय में। साइमन कमीशन 1928 में आया। ये साइमन कमीशन क्या है? तो साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया था, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि 1919 में 1919 में एक कानून बनाया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ब्रिटिश लोगों ने एक कानून बनाया था और उस कानून में उन्होंने ये कहा था कि आगे आने वाले 10 सालों में भारत का प्रशासन कैसे चलाया जाए वो हम चेक करेंगे। और हमें लगा कि भारतीय इतने काबिल हैं कि उनको सरकार में शामिल किया जाए, तो हम सरकार में उनको शामिल करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने एक कमीशन भेजा था इंडिया में, साइमन कमीशन, क्योंकि जॉन साइमन उस कमीशन के अध्यक्ष थे और इनको यही चेक करना था कि क्या भारतीय इस काबिल हैं कि उनको सरकार में शामिल किया जाए। और क्योंकि जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन बनाया गया, इस वजह से इस कमीशन का नाम क्या पड़ा? साइमन कमीशन, ठीक है। और 1928 में भारत में आया। हालांकि इसमें सारे ही मेंबर वाइट थे, इट मीन्स अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था, ठीक है। और उसके बाद इरविन के समय में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है? ये ब्रिटेन में होता था और ब्रिटेन में क्योंकि एक गोल टेबल पड़ी रहती थी और इसके आसपास लोग बैठते थे तो उसको गोलमेज सम्मेलन बोल देते हैं। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है कि एक तरफ जैसे ब्रिटिशर्स हैं और भारत से राजे रजवाड़े और हमारी दूसरी पार्टियां भारत से जाती थीं, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सारे लोग वहां पर पहुंचते थे और बातचीत करते थे कि भारत का प्रशासन अब कैसे चलाया जाए, तो उनको गोलमेज सम्मेलन कहते थे। हालांकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था इरविन के समय, ठीक है। उसके बाद देखिए वेलिंगटन, और वेलिंगटन जो है 1931 से 1936, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन और थर्ड गोलमेज सम्मेलन इनके समय में हुआ है। सेकंड वाला देखो 1931 में हुआ है और थर्ड वाला कब हुआ है? 1932 में हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट। भारत के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई हैं वो कहां से ली गई हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो ये वाला भारत शासन अधिनियम 1935 किसके समय में पारित किया गया? ब्रिटिशर्स ने किसके समय में पारित किया? वेलिंगटन, ठीक है। पूना पैक्ट, ये पूना पैक्ट देखिए क्या है। तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? एक कम्युनल अवार्ड जारी किया। कम्युनल अवार्ड, ये कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया। इसमें क्या था? तो भाई मुस्लिमों के लिए तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था वो पहले ही कर चुके थे कि मुस्लिमों के लिए सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। और इस डिसीजन से, इस सांप्रदायिक पंचाट से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि अब दलितों के लिए सिर्फ दलित ही वोट करेंगे। मतलब हिंदू मुस्लिम के बीच में तो खाई आपने बनाई दी है, अब जो है दलितों के बीच में भी खाई ये गहरा करने के मूड में है। और जैसे ही इनका ये सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड आया, गांधी जी अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए कि भाई नहीं भाई, ये तो मैं नहीं होने दूंगा अपने जीते जी। और इस वजह से बाद में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, ठीक है, एक समझौता हुआ। किसके किसके बीच में? तो गांधी और प्लस अंबेडकर के बीच में। किसके किसके बीच में? तो गांधी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ, पूना में हुआ। उसको बोलते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। और इस पूना पैक्ट में क्या किया गया कि सांप्रदायिक जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी कि दलितों को सिर्फ दलित ही वोट करेंगे, उसको निरस्त कर दिया गया, है ना। गांधी जी ने ये कहा कि आप दलितों के लिए सीटें आरक्षित करवा लो, थोड़ा सीटें और रिजर्व करवा लो, वो ठीक है। तो उनका पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के बाद में ही
पूना पैक्ट के दौरान ही क्या किया कि महात्मा गांधी ने दलितों के लिए एक शब्द नया दिया, हरिजन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दलितों को हरिजन शब्द किसने दिया, तो ध्यान रखना कि दलितों को हरिजन शब्द किसने दिया, तो दलितों को हरिजन शब्द दिया है महात्मा गांधी ने, ठीक है। और दूसरी बात देखो क्या है कि इसी टाइम पर महात्मा गांधी ने कहा कि भाई दलितों के लिए हम एक पत्रिका निकालेंगे, हरिजन पत्रिका, सप्ताह में एक बार जरूर निकालेंगे। तो पूना पैक्ट के बाद से उन्होंने ये दो काम किए, हरिजन पत्रिका निकाली साप्ताहिक और दलितों को हरिजन नाम दिया। उसके बाद देखिए, देख लें जरा, पीछे का सारा हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, सारा कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद लिन लिथिगो, ठीक है। और लिन लिथिगो 1936 से 1943 के बीच में, और इनके समय में देखो क्या हुआ, तो इनके समय में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अब देखिए क्या हुआ कि कांग्रेस की एक बैठक या कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ, वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ त्रिपुरी में, उसको बोलते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। अब उस कांग्रेस के त्रिपुरी जो अधिवेशन है उसमें देखिए क्या हुआ कि गांधी जी ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन की या समिट की अध्यक्षता करने के लिए पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया, और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, एक तरफ गांधी जी के खड़े किए हुए पट्टाभी सीतारमैया थे। जब चुनाव हुए तो पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। मतलब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के पास आ गई, लेकिन बाद में कुछ कारणवश सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में। उसके बाद हमको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में क्योंकि ब्रिटेन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं और वो चाहते थे कि भाई भारतीय लोग हमको सपोर्ट करें, इस वजह से एक मिशन भेजा जाएगा इंडिया में। और वो मिशन, क्योंकि उसके अध्यक्ष कौन थे होते हैं, स्टैफर्ड क्रिप्स, तो स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में एक मिशन भेजा जाएगा। उस मिशन को हम बोलेंगे क्रिप्स मिशन। और ये क्रिप्स मिशन आया और इंडिया में आके इसने बोला कि आपके यहाँ एक संविधान सभा बनाई जाएगी, ठीक है, लेकिन युद्ध के बाद बनाई जाएगी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, दूसरी बात इन्होंने बोली कि जिस भारतीय प्रांतों को संविधान एक्सेप्ट ना हो वो भारतीय संघ से अलग रह सकता है। गांधी जी ने कहा ये तो ऐसी बैंक का चेक है जिसका बैंक ही डूबने वाला है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसी क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट पर कि क्रिप्स मिशन भारत को अनिश्चित खंडों में बांटने वाला था। तो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन 1942। हालांकि क्रिप्स मिशन ने ये एक्सेप्ट किया था कि भारत में संविधान सभा होगी, और क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी बात कर दी भारतीय लोग माने नहीं और भारत में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, 1942, लिन लिथिगो। उसके बाद क्या हुआ, वेवल वायसराय बने, और वेवल के समय में क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग पार्टी है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है वो अड़ गई कि भाई पाकिस्तान तो बनेगा, है ना, पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। तो इन्हीं सांप्रदायिक चीज़ों को सॉल्व करने के लिए वेवल कोशिश कर रहे थे कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई समझौता हो जाए, और उस समझौता करने के लिए उन्होंने एक शिमला में सम्मेलन बुलाया था, शिमला समझौता उसको बोलते हैं। शिमला में बैठ के बातचीत हुई तो वेवल ने बुलाया था। हालांकि ये जो है शिमला समझौता अनसक्सेसफुल रहा, असफल कह के जो है इसको छोड़ दिया गया। वेवल के बाद में हमारे यहाँ पर आखिरी वॉयस राय कौन थे, माउंटबेटन आए थे, हमको पता है। तो इन्होंने ही, माउंटबेटन ने ही 3 जून, है ना, माउंटबेटन ने ही क्या किया था, 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की थी। इन्होंने ही बताया था कि एक तरफ एक कंट्री तो बनेगा इंडिया और दूसरी तरफ दूसरा कंट्री कौन बनेगा, पाकिस्तान बनेगा। और ये डिक्लेरेशन माउंटबेटन ने 3 जून को की थी, इस वजह से उसको 3 जून का डिक्लेरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय थे। तो भारत के आखिरी वायसराय कौन थे, माउंटबेटन थे, ठीक है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमने देखी, क्या किया है, कंप्लीट किया है, सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, इसके 3 पार्ट हैं। ये वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप इसको पूरा देखेंगे तो इस पर मत सोचिए शॉर्ट है, लॉन्ग है,
है ना। बस आपके फ्यूचर के लिए वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, और आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और अगर जो आपको कंटेंट आपके मतलब का लगता है, आपको हेल्प करता है, तो आपका मन हो तो लाइक कर सकते हैं, मन हो तो कोई बात नहीं है। और इतना प्यार बनाए रखने के लिए, प्यार से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।